हेलो शिक्षक बंधुओं, अगर आप प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं तो किसी प्रकार के पेड कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आपको बनाऊंगा प्रधान शिक्षक। अगर आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ मेरे वीडियो को सुने, और अगर इससे पहले के मेरे दो वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है उसे भी आप देख लें। और ये आज का मेरा वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें मैं 1857 की क्रांति से 1947 तक के इतिहास का ये पार्ट 3 वीडियो है। और मैं इस वीडियो में आज का अध्याय शुरू करूंगा। आज का अध्याय शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन से। दोस्तों, आज का अध्याय शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बीपीएससी कई बार कई प्रश्न पूछे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय है हमारा खिलाफत आंदोलन। ध्यान देंगे, खिलाफत आंदोलन विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब विजयी राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान, ध्यान देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, कब हुआ था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 18 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विजयी राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया तो भारतीय मुसलमानों तथा राष्ट्रवादियों का गुस्सा भड़क उठा। परिणति इसकी परिणति खिलाफत आंदोलन के रूप में हुई। इसमें मौलाना मजरुल हक का सक्रिय योगदान रहा। ध्यान देंगे दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में मौलाना मजरुल हक का सक्रिय योगदान रहा। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें मौलाना मजरुल हक क्या थे? सक्रिय नेता थे। खिलाफत आंदोलन के सक्रिय नेता मौलाना मजरुल हक भी थे। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। 30 नवंबर 1919 को, ध्यान देंगे, 30 नवंबर 1919 को एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार की बात कही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल की। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल की, जिसका व्यापक असर हुआ, जिसका दोस्तों काफ़ी असर हुआ। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, ध्यान देंगे, अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, ध्यान देंगे, अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली अप्रैल 1920 ईस्वी में पटना आए। 1920 में खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में, जब मौलाना शौकत अली बिहार आए, उसका इतना प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे खिलाफत आंदोलन, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं फिर आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, आपको प्रधान शिक्षक बनने के लिए किसी भी प्रकार के पेड कोर्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी हमारे शिक्षक बंधु प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं मददगार साबित हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं और वीडियो बनाऊं और आपके पास पहुंचाऊं और आपको बनाऊं प्रधान शिक्षक।
तो दोस्तों कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अगला आंदोलन है हमारा असहयोग आंदोलन। ध्यान देंगे दोस्तों, अगला आंदोलन है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बीपीएससी कई बार कई प्रश्न को पूछती है, जिनके बारे में मैं आपको बारीकी से एक एक प्रश्न को समझाते हुए आगे कक्षा को लेकर चलूँगा। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक आप कक्षा का आनंद लें और अपने तैयारी में लगे रहें। तो दोस्तों कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ था। दोस्तों ध्यान देंगे, सितंबर 1920 में पारित हुआ, किंतु इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया था। ध्यान देंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ था, किंतु इससे पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1918, ध्यान देंगे, 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, ध्यान देंगे, 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया, जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर, ध्यान देंगे, जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर किसने किया था? हसन इमाम, प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने उनकी अध्यक्षता की। अधिवेशन में रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए, अधिवेशन में रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए हसन इमाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया गया। इस बीच क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेक्ट एक्ट के द्वारा उपबंध का इस्तेमाल किया गया। इस काले कानून, ध्यान देंगे, इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में, इस काले कानून के खिलाफ, कौन से काले कानून दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। बिहार में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। दोस्तों बिहार में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। ध्यान देंगे, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को बिहार में हड़ताल हुई। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली। असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए बिहार में राजेंद्र प्रसाद, ध्यान देंगे, बिहार में असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए कि कौन? राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी। उसी समय अन्य नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय ने भी वकालत छोड़ दी। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह तथा ब्रजनंदन प्रसाद, ध्यान देंगे, महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद आदि ने अदालतों का बहिष्कार किया। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय, छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि उस समय में जो छात्र थे उनको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हो रही थी इस आंदोलन की वजह से, इसलिए उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई और पटना गया रोड पर राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ, इसी महाविद्यालय के प्रांगण में दोस्तों बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे, मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूँ शिक्षक भाइयों। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया। ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार विद्यापीठ का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको वही सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करते रहें, निश्चित रूप से आप प्रधान शिक्षक के कुर्सी पर विराजमान होगे।
तो दोस्तों आगे देखते हैं, मजरूल हक इसके कुलपति थे। बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे दोस्तों? मजरूल हक इसके कुलपति थे। ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक इसके कुलाधिपति थे और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बनाए गए, तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य थे। तो इस महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, 30 सितंबर 1921 ईस्वी को 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकाला। ध्यान देंगे, 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक 30 सितंबर 1921 ईस्वी को ध्यान देंगे 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम, किस आश्रम से दोस्तों? सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, दी मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? दी मदरलैंड का तो मजरूल हक ने कहाँ से किया था? सदाकत आश्रम से इस दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था मजरूल हक ने। आगे देखेंगे, 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के युवराज का पटना में आगमन हुआ। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के युवराज का पटना में आगमन हुआ। इस दिन पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था कि फिर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। ध्यान देंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब स्थगित किया? 5 फरवरी 1922 को। ध्यान देंगे, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो दोस्तों मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, प्रधान शिक्षक की जो सिलेबस है ये कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है और ये परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। अगर आप प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी प्रकार के पेड कोर्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रधान शिक्षक बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वो तभी आपके पास पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले का जो मेरा वीडियो है, मेरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको भी आप देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। इन घटनाओं का असर बिहार पर भी हुआ तथा असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त हो गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त हो गया। आगे देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन ने बिहार में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। देखेंगे दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने, बिहार में देश तो आज़ाद नहीं हुआ लेकिन बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार अब पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया था। इन आंदोलनों का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया। आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर में भी इसका प्रभाव देखने को मिला और इसका मुख्य केंद्र पटना था। और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा रहा दोस्तों? पटना रहा। मुसलमानों में भी एक नई चेतना जागी, मुसलमान लोगों में भी एक नई चेतना जागी। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवाड़ी शरीफ में मौलाना सज्जाद, ध्यान देंगे, मुसलमानों में भी एक नई चेतना जागी। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवाड़ी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया, ध्यान देंगे, इमारत-ए-शरिया
संस्था का गठन मौलाना सज्जाद द्वारा कहाँ किया गया था? फुलवाड़ी शरीफ में। पूछा जा सकता है दोस्तों। इमारत शरिया का स्थापना किसने किया था? मौलाना सज्जाद ने। कहाँ किया था? पटना के पास फुलवाड़ी शरीफ में, जो अभी भी सक्रिय है। और ये इमारत शरिया संस्था अभी भी दोस्तों सक्रिय है। शिक्षक भाइयों ध्यान देंगे, इमारत शरिया संस्था जिसका गठन मौलाना सज्जाद ने फुलवाड़ी शरीफ के पास किया था, वो ये संस्था अभी भी वर्तमान समय में सक्रिय है। इसका कार्यक्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था। इमारत शरिया का कार्यक्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था और इसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक मामले में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने और उनका समाधान करने की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे असहयोग आंदोलन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बारीकी तरीके से इनसे संबंधित सारी बातों को बता दिया। इससे बाहर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न पूछा जा ही नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं बनाऊंगा आपको प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला टॉपिक है स्वराज दल। अगला टॉपिक है स्वराज दल। ध्यान देंगे स्वराज दल क्या था? 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन। ध्यान देंगे 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? गया में। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया नगर में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। जो बिहार में 38वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था गया में, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? देशबंधु चित्तरंजन दास। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ, परंतु मोतीलाल नेहरू, ध्यान देंगे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सत्यमूर्ति आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। इन्होंने स्वराज दल का गठन किया। तो दोस्तों स्वराज दल का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों का नाम सामने आता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रश्न पूछा जा सकता है स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज दल का गठन किया। आगे देखेंगे बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। स्वराज दल की बैठक 2 जून को पटना में हुई। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार की राजनीति पर स्वराज दल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। स्वराज दल की बिहार में विफलता दिसंबर 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी। दिसंबर 1923 तक आते आते स्वराज दल की विफलता बिहार में स्पष्ट हो चुकी थी। 1925 ईस्वी तक यह दल अप्रभावी हो गया। दोस्तों 1925 ईस्वी तक स्वराज दल बिल्कुल रूप से बिहार में अप्रभावी हो गया। इसका बिहार में प्रभाव समाप्त हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा स्वराज दल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कई बार बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मैं पुनः आपसे कहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मेरे अंदर और ऊर्जा का संचार हो सके, ताकि मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष उपस्थित हो पाऊं और आपको प्रधान शिक्षक बनाने में मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है साइमन कमीशन का बहिष्कार। ध्यान देंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो शिक्षक भाइयों ध्यान देंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार क्या था। तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1928 ईस्वी में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। ध्यान देंगे साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग, साइमन कमीशन का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था।
1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग भारत में मोंटफोर्ट सुधारों की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ, जिसके सभी सदस्य गोरे थे। ध्यान देंगे, साइमन कमीशन का गठन जब 1928 ईस्वी में हुआ और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ, तो साइमन कमीशन किनके नेतृत्व में भारत आया था, तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया था और इनके एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी सदस्य गोरे थे। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। भारतीय सदस्य एक भी नहीं था साइमन कमीशन में, इस वजह से भारतीयों ने, राष्ट्रवादियों ने इसका बहिष्कार करना निश्चय किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा, ध्यान देंगे, बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में, बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। ध्यान देंगे दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध के लिए अनुग्रह नारायण सिंह ने किसे संगठित किया, तो नौजवानों को संगठित किया कि आप संगठित होइए और साइमन कमीशन का विरोध कीजिए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा, ध्यान देंगे, 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, इनको काले झंडे दिखाए गए और आयोग का बहिष्कार हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से बिहार में भी साइमन कमीशन का घोर विरोध हुआ। साइमन कमीशन जो कि 1928 ईस्वी में भारत आया था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इनके सारे सदस्य गोरे को ही बनाया गया था, जिस वजह से इनका भारत में काफ़ी विरोध हुआ। तो शिक्षक भाइयों, ये था साइमन कमीशन, जिससे बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिससे प्रश्न आने की प्रबल संभावना बीपीएससी में बनती है। तो दोस्तों, आगे का टॉपिक है हमारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान देंगे, आगे का टॉपिक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, अगर आपके पास कम समय है तो आप मेरे वीडियो को सिर्फ सुनने से ही आपको याद हो जाएगा और आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा को बिल्कुल आसानी तरीके से क्वालिफाई करेंगे और बनेंगे प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों, प्रधान शिक्षक को बनाने के कड़ी में मैं आपको आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। वो टॉपिक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान देंगे, 1931 ईस्वी में ही गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। ध्यान देंगे शिक्षक भाइयों, 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, इन लोगों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान देंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। तो दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो आप जवाब देंगे गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और सदानंद मिश्र, इन लोगों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संस्था का गठन किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायणन थे। ध्यान देंगे, 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। इसके अन्य सदस्य राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख
नेता थे। एक और जहां इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा, वही दूसरी ओर इन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक भाइयों आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाइयों अगला है हमारा 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर रही। किनकी गतिविधियां दोस्तों? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफ़ी रही। इन नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान सर्वस्व त्याग का ज्वलंत आदर्श देशवासियों के समक्ष रखा। ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था। एक अन्य संगठन ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी। ध्यान देंगे, इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक ही इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद किए जा चुके थे। तो दोस्तों ये था हम बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो पार्ट 3 वीडियो है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार बिल्कुल बनाया गया है, जिससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपको किसी भी प्रकार की पेड कोर्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊंगा और एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। अभी परीक्षा में 2-3 महीने का समय है, तो आपको मैं 2-3 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को पूरा करवाऊंगा। आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं, जितना भी वीडियो बनाऊं, उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि मुझे बनाना है आपको क्या दोस्तों? प्रधान शिक्षक। तो आप बिल्कुल बनेंगे प्रधान शिक्षक और बीपीएससी की परीक्षा को बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे क्वालिफाई। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इससे पहले का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको आप देख लें, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द अगला पार्ट 4 वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।